Hello everyone. Sorry for my throat. So coming live after so many days. बहुत दिनों बाद लाइव आ रहे हैं तो बात करते हैं. लास्ट टाइम शायद डॉक्टर अभिषेक पति के साथ आए थे हम लाइव. आज देखते हैं किस किस से क्या क्या बात होती है. तो आज बात होनी है किस बारे में? डेंटिस्ट मैरिंग डेंटिस्ट. डेंटिस्ट जब एक डेंटिस्ट से ही शादी करते हैं, अपना लाइफ पार्टनर एज ए डेंटिस्ट चूज़ करते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को किस तरीके से आपको संभालना है. और बीइंग ए डेंटिस्ट हु गॉट मैरिड टू ए डेंटिस्ट, आई नो सर्टेन थिंग्स. बाकी आप सब लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं जो आपने देखे हैं या फील किया है, या खुद कई डेंटिस्ट होंगे जिन्होंने एक लाइफ पार्टनर डेंटिस्ट चुना होगा. और इसका रीज़न बिल्कुल भी ये नहीं है कि प्रोफेशन सेम है इसीलिए मैरिज की जाए, और या प्रोफेशन सेम है इसलिए माइंडसेट बिल्कुल सिमिलर होगा. द थिंग इज़ कि जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो उस टाइम पे जो पर्सन हमारे साथ होता है उससे हमारी बॉन्डिंग बैठती है. हमें समझ में आता है कि वो पर्सन हमारे साथ रह पाएगा या नहीं रह पाएगा. बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. और कई लोग अरेंज मैरिजेज में भी सोचते हैं कि एक अरेंज मैरिज में हम डेंटिस्ट से शादी करते हैं क्योंकि शायद सिमिलर माइंडसेट रहे. और दोनों ही केसेस में यू नेवर नो, राइट? यू नेवर नो. क्यों? क्योंकि आप ये सोच के कंडीशन डाल के शादी नहीं कर सकते कि ओके दिस पर्सन इज़ डेंटिस्ट, तो हमारा बिल्कुल सिमिलर माइंडसेट होने वाला है और हम बिल्कुल अच्छी मैरिज निभा पाएंगे. डेंटिस्ट की शादी नहीं हो रही है, लोगों की शादी हो रही है. दो लोगों की, दो इंसान की शादी हो रही है और उनका माइंडसेट सिमिलर होना ज़रूरी है. अब जब शादी हो जाती है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जिनको आप हैंडल कर सकते हैं, राइट? अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं. लेट मोर पीपल कम. तब तक डिस्कस ये करते हैं कि किसी भी इंसान को, बी इट डेंटिस्ट और बी इट नॉन डेंटिस्ट, किस बेसिस पे उसको चूज़ करना चाहिए लाइफ पार्टनर. पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डेंटिस्ट वाले रोल पे भी आएंगे. बहुत सारे यंगस्टर्स ने ज्वाइन किया है हमारे साथ जिन्होंने लाइफ में रिलेशनशिप्स देखे होंगे, फेलियर्स देखे होंगे रिलेशनशिप्स में, सक्सेस देखे होंगे रिलेशनशिप्स में, राइट? तो अब क्या सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए टू गेट मैरिड टू ए पर्सन? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, कि आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, कंडीशन नहीं. कंडीशन इज़ ए डिफरेंट थिंग. कहते हैं लव इज़ कंडीशनलेस. अगर आप कंडीशन लगाएंगे कि ओके इस पर्सन में ये हो ये हो ये हो तो आई विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन, वरना नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, स्मार्टनेस, फिजिकल लेवल, मनी, बहुत सारी कंडीशंस कई लोग डालते हैं. मगर ये सब चीज़ें एक सक्सेसफुल मैरिज का पार्ट ज़रूर हो सकती हैं, बट उनका प्रायोरिटी नहीं हो सकती. प्रायोरिटी जो होती है मैरिज की, वो हमेशा हमेशा बेसिक लेवल पे होती है. दैट इज़ ऑनेस्टी, दैट इज़ हाउ दैट पर्सन इज़ इज इन ए प्रोसेस कि वो आपको प्यार कर सके, आपकी केयर कर सके विदाउट एनी कंडीशन. अगर आपको कंडीशन वाला ही लव करना है तो व्हाट इफ़ अगर आपने मनी को कंडीशन लगाया और मनी खत्म हो जाती है तो फिर क्या होगा? मैरिज डिस्ट्रॉय हो जाएगी. अगर लुक्स को कंडीशन लगा और लुक खत्म हो जाती है तो फिर, अगर आपने हेल्थ को कंडीशन लगा और हेल्थ डिटोरेट हो जाती है तो फिर. तो इसलिए आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय गाय और इन माय गर्ल. ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं होता. आपको चूज़ करना है कि आपका इम्परफेक्ट पार्टनर कौन होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई चोज़ कि ओके मेरा पर्सन इंटेलिजेंट होना चाहिए. आई लाइक इंटेलेक्चुअल पीपल. उसके साथ साथ आई फेल्ट दैट मेरा पर्सन फैमिली पर्सन होना चाहिए, सबके बारे में उसको सोचना चाहिए. सिमिलरली मे बी माई वाइफ थॉट अबाउट दिस ऑल्सो, और उन्होंने सोचा कि उनके साथ जो लाइफ पार्टनर है वो उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी ख्याल रखे क्योंकि शी इज़ ए सिंगल चाइल्ड. तो कई चीज़ें आपके माइंड में होती हैं, वो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए. अब लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो थोड़ा सा आगे बात करते हैं. अब बात करते हैं इस चीज़ की कि व्हेन ए डेंटिस्ट गेट मैरिड टू ए डेंटिस्ट, बी इट बिकॉज ऑफ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. फर्स्ट चैलेंज बताता हूँ आपको मैं, सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड. हमारा प्रोफेशन है डेंटिस्ट्री, राइट? डेंटिस्ट्री में 90% लोग अपने क्लिनिक चला रहे हैं, तो 90% लोगों को कहीं जॉब पे नहीं जाना, राइट? व्हेन यू गेट मैरिड टू ए पर्सन तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप एक ही क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, राइट? तो टाइम स्पेंड ज़्यादा हो रहा है. जब एक नई शादी होती है तो अगर टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा हो जाए कि आप सुबह से शाम तक ही सेम क्लिनिक पे हो, रात में भी साथ में हो,
ये डिफरेंट लाइफ है इंजीनियरिंग लाइफ से या और प्रोफेशन की लाइफ से, क्योंकि सुबह यूजुअली आप वर्क प्लेस पे भी जाते हैं तो अलग अलग वर्क प्लेस पे जाते हैं, अगर हाउस वाइफ है तो घर पे रहती है, जो भी है जो पहले होता है। बट यहाँ पे आप सेम प्रोफेशन में हैं तो सेम क्लिनिक पे जाएंगे, या हो सकता है सेम आप कॉलेज में ज्वाइन कर रखा हो, सेम हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रखा हो। ये जो एक्सेसिव टाइम है जो आप साथ में बिताते हैं, ये दोनों ही है, कर्स एंड बून ऑल बोथ। क्यों? क्योंकि ये मेल के लिए कर्स है, क्योंकि मेल जिस तरीके से कंडीशन है, उनको कोई भी चीज़ बहुत एक्सेसिव अगर आप देंगे तो वो उससे पीछे भागते हैं। ये फीमेल्स को समझनी चाहिए बात, क्यों पीछे भागते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं मेल्स को नहीं समझनी है, मेल्स को ये समझना पड़ेगा कि फीमेल्स के लिए चीज़ें अपोजिट हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली अपोजिट है। उनके लिए क्यों अपोजिट है कि फीमेल्स तब अच्छा फील करती हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा केयर फील हो, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को जाने, राइट। तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। फीमेल्स को भी ये समझना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो रहा हो, बीच में मेल को अपना टाइम मिले, मे बी आई डोंट नो वीडियो गेम खेलने का, आई डोंट नो कुछ भी, जो मर्जी आपकी इच्छा करे, या एक मैच ही देख लेने का IPL का, या अपने दोस्तों से बात कर लेने का, या मिल लेने का उनको। ये बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे वंडर्स अपने मैरिज में कि आपका पार्टनर आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेगा और ज़्यादा आपकी तरफ लविंग फील करेगा, अगर आप उसको वो स्पेस दे पाएंगे, क्योंकि बहुत लड़कियां नहीं दे पाती। उसका रीज़न ये है कि लड़कियां कंडीशनड होती हैं इस तरीके से कि अगर आप साथ में रहते हैं और ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दैट मीन्स बहुत प्यार है आपस में, तो उनका कंडीशन ऐसी होती है। पर आप समझिए कि आप एक मेल के साथ रह रहे हैं, आप एक फीमेल के साथ रह रहे होते हैं और फीमेल को बहुत सारा टाइम देंगे तो दोनों बहुत खुश रहेंगी, मगर मेल को फीमेल नहीं बना सकते आप। सिमिलरली मेल भी फीमेल को मेल नहीं बना सकता। मेल को वहाँ अच्छा लगता है जहाँ पे थोड़ा रिलक्टेंट हो, थोड़ा पीछे हटके वो रहे, हर जगह बहुत ज़्यादा ना घुसे, मगर आप फीमेल को मेल नहीं बना सकते। इसलिए दोनों एक दूसरे को समझें, मेल थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करे और फीमेल थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? अगर ऐसा नहीं होता है तो होता ये है कि मेल्स आर सपोज टू गेट इनटू देयर केव्स। वो एक ऐसे मोड में चले जाते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, बहुत चिक चिक होगी, लड़ाई होगी, और वो फिर भागेंगे, वो केव में घुसने की कोशिश करेंगे। केव मीन्स वो ऐसी जगह जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आप उनको ना रीच कर पाएँ। आपको बिना बताए वो दोस्तों से मिलने की कोशिश करेंगे, आपको बिना बताए वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, वॉक पे जाने की कोशिश करेंगे, और उस केव से जब निकल के आएंगे तब वो आपसे अच्छा बिहेवियर करेंगे, बट तब तक बहुत लेट हो चुके होंगे। इसीलिए हमारा प्रोफेशन ऑलरेडी इस चीज़ में हमको बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ दे देता है। आप इंजीनियर नहीं हैं, आप किसी ऐसे गवर्नमेंट नौकरी में नहीं है जिसमें आप दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो आपका टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेंड होना है। इस फैक्टर को अपनी मैरिज में यूज़ करके देखिए। मेल थोड़ा ज़्यादा समझिए कि फीमेल को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें, जितने अपने दोस्तों को देते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें, राइट। वो आपके लाइफ पार्टनर है, अपना घर बार छोड़ के आपके साथ आई हैं। और फीमेल से सोचें कि अगर आपको थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये गलत नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते। दैट सिंपली मीन्स कि उनका वो लेवल भर गया है, अब थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दीजिए, फिर देखिए वो जंप बैक कैसे करेंगे आपकी तरफ, राइट। नाउ जब ये आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं मैरिज में, इसके बाद आती है बात क्लिनिक की, राइट। क्यों आती है बात क्लिनिक की? यूजुअली जब आप मैरिज में इन्वॉल्व होते हैं तब तक आपका क्लिनिक अच्छा खासा सेटअप हो गया होता है, और एक मेल का पुराना अगर क्लिनिक है और उसने काफ़ी पेशेंट्स बना रखे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाता कि एक नई डॉक्टर आए और पेशेंट उस पर विश्वास कर ले। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पेशेंट के सामने उनका कॉन्फिडेंस घटा देंगे अपनी पार्टनर का। अगर ऐसा होगा तो याद रखिए डिफरेंसेस आएंगे। तो करना क्या है? करना ये है, पहले कोशिश करें उनसे पूछने की, अपनी पार्टनर से, कि भाई आप कितना काम जानते हैं और कैसे कैसे करना चाहते हैं, और कहाँ जॉब करना चाहते हैं, क्या बाहर पहले सीखना चाहते हैं, चैरिटेबल में सीखना चाहते हैं। जब वो सीख लें, जब आपको लगे कि दे आर कैपेबल इनफ, तो उनको कॉन्फिडेंस से ट्रेन कीजिए, अपने क्लिनिक पे ट्रेन कीजिए, बात करने के लिए ट्रेन कीजिए, अपने सामने देखिए। कोई ब्लंडर नहीं होगा, इतना बड़ा ब्लंडर नहीं हो जाएगा आपके सामने। छोटी मोटी चीज़ें देके देखिए, स्केलिंग देके देखिए। और अगर आपको लगता है कि वो बहुत ट्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज लकी इनफ कि मेरी वाइफ साउथ इंडिया से ट्रेंड है, तो शी इज़ वेरी गुड एट थिंग्स, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा समय लग रहा है, तो दीजिए वो समय। पेशेंट अगर बोल रहा है नहीं मैं तो आपसे ही कराऊंगा, तो
एक बार एटलीस्ट बोल के देखिए सपोर्ट में, कन्विंसिंग फैक्टर में कि भाई सर डोंट वरी, ठीक है, शी इज़ वेरी गुड, यू आर इन गुड हैंड्स, ठीक है, मेरी लाइफ पार्टनर है, डोंट वरी। लाइफ पार्टनर बोलने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर साहब है। क्लिनिक में एक दूसरे को हमेशा डॉक्टर साहब के रूप में ही आप एक दूसरे को बुलाएं तो बेहतर है, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मगर अगर आप पेशेंट, और अगर वो कोई गलती कर रही हैं या कर रहे हैं, मेल भी गड़बड़ कर सकता है, तो पेशेंट के सामने कभी भी मत बोलिए कि ये गड़बड़ हो रही है, नहीं, नेवर। प्राइवेटली बोलिए। बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है तो बुला लीजिए 2 मिनट, डॉक्टर साहब वेटिंग एरिया में आइए, 2 मिनट आइए, और बता दीजिए उनको, या बोल दीजिए कि मैं देख लेता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। मगर अगर बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो रहा है और वो ठीक किया जा सकता है तो उसको प्राइवेटली बताइए, जो ऑफेंड ना करे उनको, ये चीज़ याद रखिए। तो क्लिनिक में पेशेंट के सामने करेक्ट नहीं करना है, क्लिनिक में कभी कंपेयर नहीं करना है कि मेरी सीनियर, मेरी जूनियर, मेरा फ्रेंड, मेरी फ्रेंड ऐसा काम करती थी, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, नेवर कंपेयर। ये सब चीज़ें रिफ्ट्स जो है प्रोफेशनल रिफ्ट्स हैं, बट ये आपके घर को पीसफुल नहीं होने देंगे। ये बातें वो घर लेके जाएंगी और उसके बाद वो पीसफुली नहीं रह सकती। आपका काम है उनको इनकरेज करना। तो थर्ड पॉइंट उसी से बनता है कि सपोर्ट ईच अदर्स ड्रीम। पीडीएस आपने कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ड्रीम, आपका गोल एक डेंटिस्ट बनना ही था। बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं। आपके पार्टनर का ड्रीम हो सकता है टू डू एमडीएस और टू गो अब्रॉड, और आपका ड्रीम भी कुछ और हो सकता है, राइट। तो एक दूसरे के ड्रीम को सपोर्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि एक दूसरे को ड्रीम को आप ड्रेन आउट कर दें कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की, एमडीएस की क्या ज़रूरत है, या नीट देने की क्या ज़रूरत है, या आई डोंट नो। एक दूसरे के ड्रीम को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, और ये सब बातें पहले करनी पड़ेंगी बिफोर यू डिसाइड कि ओके शादी करनी है हमको। तो आपको पहले बातें करनी पड़ेंगी अबाउट मैरिज, अबाउट मनी मैनेजमेंट, अबाउट ड्रीम्स, कि एक दूसरे को ड्रीम को कैसे सपोर्ट करेंगे, अबाउट चाइल्ड, कि कितने चाइल्ड हमें चाहिए या नहीं चाहिए, किस तरीके से हम अपने बच्चों को रेस करने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं। बहुत सारे फैक्टर्स आपको बात करके रखनी चाहिए, और अगर आपने बात करके नहीं रखी है तो आप कीजिए। कम्युनिकेशन से ऊपर कुछ नहीं है एक शादी में, एक रिलेशनशिप में, बल्कि मैं तो कहूँगा, और शादी रिलेशनशिप का एक पार्ट है। चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, एंड में वो मैरिज के बेसिक रूल्स पे ही चलती है। क्योंकि चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, मे बी लव मैरिज में थोड़ी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा हो क्योंकि दूसरे को आप जानते ज़्यादा हैं, बट कम्युनिकेशन तो सेम ही करनी है। तो शादी से पहले कर लें, शादी के बाद करें, करनी तो पड़ेगी, और जितना करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट करें। और अगर आप फिर भी आपको लग रहा है कि क्लिनिक में गड़बड़ हो रही है, हम एक दूसरे को ठीक से बात नहीं कर पा रहे, ठीक से पेशेंट को पेशेंट फील कर रहा है हमारी वाइफ की कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो एक बहुत सिंपल आपको लॉजिक बताता हूँ जो मैंने अपनी क्लिनिक में अप्लाई किया हुआ है। ऑल्दो मेरा कोई डिफरेंस आता नहीं है विद माई वाइफ, बट स्टिल मैंने एक चीज़ अप्लाई की हुई है कि ओपीडी डायरीज अलग अलग है। ओपीडी डायरीज अलग अलग हैं, दोनों की टाइमिंग्स अलग अलग हैं। ऑल्दो वी कैन कम एट ईच अदर्स टाइमिंग, एक दूसरे के टाइमिंग में आ सकते हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, बट यूजली पेशेंट्स अलग अलग बुलाते हैं। दोनों के असिस्टेंट अलग अलग हैं। दोनों जो कमाते हैं वो एक जगह लिखते हैं ज़रूर, बट दोनों को पता है किसने कितना कमाया है। दोनों क्लिनिक में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कोर्स करना हो हमको, चाहे कोर्स कराना हो हमको, चाहे हमें कुछ सामान लाना हो, चाहे वो एसी ठीक होना हो, चाहे वो एक चेयर और लेनी हो, कुछ भी हो। क्यों करते हैं हम ये अलग अलग क्यों रखते हैं चीज़ों को? क्योंकि जब आप एक साथ चीज़ों को रखते हैं तो आपको पता ही लगता कि कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम, पर जब अलग अलग करते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है। स्पेशली जो नया पार्टनर आया है उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि ओके मैंने भी इस महीने 50-70 हज़ार रुपये कमाए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है क्लिनिक पे, ऐसी बात नहीं है। तो और स्पेशली जब यंग बच्चा आया होता है जब बिल्कुल फ्रेश आउट पास होकर आया होता है तो उनको अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि ओके मेरा पार्टनर का क्लिनिक है, बट मैं भी उसमें एक पार्ट दे रही हूँ या दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना है कि अगर आप डिवाइड करते हैं प्रैक्टिस को तो इक्वली हार्डवर्क करें, बहुत ही अच्छे मैनर में, बहुत ही चीज़ों को डिवाइड करें, ऑनेस्ट मैनर में डिवाइड करें और खुश रहें। अब आगे बढ़ेंगे लाइफ में। एंड क्योंकि हमारा प्रोफेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर देता है, प्लीज़ हेलो डॉक्टर साहब, somebody is saying how are you, it's very rude if I don't say
आई एम वेरी गुड, आई होप यू आर डूइंग फाइन. सो वे वॉज आई, यस, हमारा प्रोफेशन बहुत ज़्यादा हमको स्ट्रेस आउट कर देता है, क्योंकि सुबह से शाम तक पेशेंट हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वहाँ पे उनके लिए अवेलेबल हों. जनरली ओपीडी टाइमिंग्स जो होती हैं सुबह से शाम तक ही रहती हैं. ठीक है, वीकेंड्स पे हम जानबूझ के लालच में क्लिनिक बंद नहीं करते कि संडेज को पेशेंट ज़्यादा आएंगे. हमें हॉलीडेज शायद उस तरीके से नहीं मिलती जिस तरीके से ऑफिस गोअर्स को मिल जाती है, क्योंकि हमें तो 15 अगस्त को भी खुलना अलाउड है, हमें 26 जनवरी को जब पेशेंट पेन में आ जाए हमको तो उसको ट्रीट करना ही है. तो ऐसे में बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं. प्लीज़ गो आउट ऑन डेट्स. डोंट फील कि आपकी यू आर मैरिड एंड यू डोंट हैव टू गो आउट ऑन डेट्स. गो आउट ऑन डेट्स, गो आउट ऑन डिनर्स, लेट नाइट ही सही, गो आउट ऑन हॉलीडेज, एंड प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट डेंटिस्ट्री देयर. और ये मिथ दिमाग से हटा दीजिए कि डेंटिस्ट से शादी करेगा तो पूरे दिन बस डेंटिस्ट्री की बातें करेगा. ऐसा कुछ नहीं होता. राइट, केस डिस्कशन अलग चीज़ होती है प्रोफेशनल लेवल पे, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. बट लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, और कुछ नहीं तो लॉन्ग वॉक पे जाइए, हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी. राइट, इससे स्ट्रेस को हटाइए. एक साथ योगा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, एक साथ जिम ज्वाइन कर लीजिए, एक साथ मेडिटेशन कीजिए. यू नो, यंग हैं आप, जनरेशन अब स्टार्ट हो रही है, लाइफ स्टार्ट हो रही है. इस टाइम पे बहुत एनर्जेटिक रहना और बहुत फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 5-10 साल जो मेहनत आप करेंगे ना, ये आपको ज़िंदगी भर आगे लेके जाएगी. तो इसलिए एक दूसरे को इनकरेज कीजिए, प्लस एक दूसरे को रेस्ट लेने के लिए भी इनकरेज कीजिए. अलॉन्ग विद दैट, हेल्थ इतना बड़ा फैक्टर बन जाता है, इतना बड़ा फैक्टर बन जाता है, क्योंकि हमें झुक झुक के काम करना पड़ता है. आधे लोग बैक एक से प्रॉब्लम में रहते हैं, आधे लोग मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं. प्लीज़ हेल्थ को मेजर फैक्टर बनाइए. आप मेरी हेल्थ देख के आपको लग रहा होगा कि ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है, बट एटलीस्ट वॉक कीजिए, एटलीस्ट सिटिंग डेंटिस्ट्री कीजिए, एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स पकड़ लीजिए, एटलीस्ट मेंटल हेल्थ के लिए कुछ तो कीजिए. 5 मिनट मेडिटेशन ही सही, 5 मिनट लिख दीजिए अपनी कहानी सुबह से शाम तक कि क्या हुआ आपके साथ. यू विल फील रिलैक्स. डिस्कस कीजिए एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स अगर हैं तो बात कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. और क्योंकि अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आपको पता होगा कितनी हेक्टिक लाइफ हो जाती है, दोनों काम कर रहे हैं और फिर शाम को दोनों घर जाएंगे. जब आप घर पे हैं तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए. एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो मैंने रिसेंटली पढ़ा था. वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऐसा बोला जाता है कि इंडियन कल्चर का, यूएस कल्चर में बोला जाता है कि मेल्स आर नॉट सपोज टू कुक और फीमेल्स आर नॉट सपोज टू ड्राइव. अब ये क्यों बोला जाता है? गलत है, बिल्कुल गलत है बोला जाता है तो. बट कुछ चीज़ें हार्मोनियली भी ड्राइव्ड हैं. दैट मीन्स कि एक फीमेल को बहुत अच्छा लगता है टू टेक केयर ऑफ पर्सन, बहुत अच्छा, इसलिए दे आर बेटर कुक. इसलिए जब वो खाना बनाती हैं तो उसमें वो एनर्जी फील होती है. ठीक है, मेल का हार्मोनियली कंडीशनड है टू बी ए प्रोटेक्टर, क्योंकि है तो हम जानवर ही ना. तो जो होमोसेपियंस हैं वो कंडीशन भी ऐसे हैं कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा और तुम उस प्रोटेक्शन के अंडर में चीज़ों को ठीक रखोगे. दिस इज़ वॉट इट इज़. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको यही करना है, बट ऐसे हम हार्मोनियली कंडीशनड हैं. ठीक है, तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स गुड. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक लड़की उस कंडीशन से बाहर आके ड्राइव नहीं कर सकती या बेटर ड्राइव नहीं कर सकती, या एक लड़का उस कंडीशन से बाहर आके एक अच्छा कुक नहीं बन सकता. वो हो सकता है. ठीक है, तो आप हार्मोनियली ड्रिवन ज़रूर हैं उस तरफ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते. इसलिए प्रोवाइडर और केयर टेकर मेल फीमेल का है होमोसेपियंस में. जैसे टाइगर में अपोजिट है या लायन में अपोजिट है. वहाँ पे क्या है कि लायनस या टाइग्रेस शिकार करेगी, राइट, वो अपोजिट है. तो यहाँ पे अपोजिट है, बट इसका मतलब ये नहीं है हम होमोसेपियंस हैं, हम जानवर के प्रवृत्ति से बाहर ही इसलिए आए हैं ताकि हम बेटर हो सकें. तो आपको दोनों तरफ से ख्याल रखना है. फीमेल भी मेल का पार्ट प्ले कर सकती है, मेल भी फीमेल का पार्ट प्ले कर सकते हैं, और उसको कीजिए. आप देखेंगे वंडर्स इन योर मैरिज. जब स्ट्रेस हट जाता है तो मैरिज में वंडर्स ही वंडर्स रहते हैं. तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट. आई होप कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बोले वो सारे अच्छे से क्लियर हैं. डॉक्टर अंकित खेड़ा ने ज्वाइन किया है हमें, अभी उनको ज़रा ज्वाइन कराते हैं. एक पॉपुलर डेंटिस्ट हैं जिनकी वाइफ भी डेंटिस्ट हैं.
अरे डॉक्टर साहब। अरे चले गए वो। चले। तो जितने ही पॉइंट्स मैंने आपको बोले उसको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा साथ में रहना है, और बहुत ज्यादा साथ में रहना मेल्स को पसंद नहीं है। थोड़े से वो रिलक्टेंट होते हैं। अगर आप थोड़ा सा उनको गैप देंगे, दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टू यू। फीमेल्स को बहुत पसंद है, इसलिए मेल्स को क्या करना है, अपोजिट काम। थोड़ा सा समय निकाल के देखिए, थोड़ा सा जितना दे सकते हैं उससे थोड़ा सा अपनी एंड्योरेंस लेवल बढ़ाइए, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि थोड़ा और समय दें उनको। राइट। सेकेंड थिंग, एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट कीजिए। थर्ड थिंग, क्लिनिक में एक दूसरे को कभी भी करेक्ट मत कीजिए, एक दूसरे को करेक्ट प्राइवेटली कीजिए। एक दूसरे को इनकरेज कीजिए डेंटिस्ट पेशेंट्स के सामने। एक दूसरे की अगर प्रैक्टिस अगर आप साथ में कर रहे हैं तो प्रैक्टिस को इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए कि दोनों का रोल आप दोनों को पता हो, कि कौन कितना टाइम लगा रहा है, कौन कितने पेशेंट कर रहा है। दोनों अलग डायरीज बना सकते हैं, कितना स्पेंड कर रहा है, दोनों में से कौन ज्यादा सेविंग कर रहा है, दोनों में से कौन ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर ज्यादा लग रहा है तो इक्वली कीजिए दोनों। घर में भी दो एक दूसरे का साथ जरूर दीजिए। बाहर जरूर जाइए, डेट्स पे जरूर जाइए। उस फ्लेम को जो जली रहनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। ट्रिप्स पे जरूर जाइए, वहां पे डेंटिस्ट्री के बारे में बात मत कीजिए। हेलो सर, आई एम सो ग्लैड दैट यू ज्वाइन, डॉक्टर वैभव गर्ग सर इज हियर। सो सर को देख के बिल्कुल भूल ही गया। सो अगर डिवाइड भी करनी है प्रैक्टिस, आपको लग रहा है कि नहीं एक ही जगह पे नहीं कर पा रहे, तो अच्छे से डिवाइड कीजिए। राइट। जैसे थोड़ी दूर पे आप प्रैक्टिस खुलवा सकते हैं, दो प्रैक्टिस हो सकती है, नो वरीज। प्लीज हेल्थ का ख्याल रखें, वॉक कीजिए, मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। और जितना भी आर्ग्यूमेंट है वो हर मैरिज में होता है। मैंने क्या बताया, हर लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज घुमा फिरा के कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। सारी मैरिज मैरिज ही होती है। लव मैरिज में शायद आप पहले काफी बात कर चुके हो, मगर जब आप शादी हो जाएगी, जब साथ में रहने लगेंगे, चाहे आप लिव इन में रह चुके हो, जब आप सच में रहने लगेंगे विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब बातें अलग होती हैं। तो जो पहले कर लेने वाली बातें वो तो कीजिए ही, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। फाइनेंसिस डिस्कस कीजिए ही। कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कितने बच्चे चाहिए, कैसे बच्चे रेज करने हैं, हर चीज डिस्कस कीजिए ही। बट आफ्टर मैरिज अलग तरीके की कन्वर्सेशन होंगी, उनको भी कीजिए, उनसे भागिए मत। जितनी हार्ड कन्वर्सेशन होगी उतना ब्यूटीफुल रिजल्ट निकल के आएगा, उतना ईजी हो जाएंगे आप। वरना आप वो चीज बाहर निकालेंगे, किसी फ्रेंड से किसी और से डिस्कस करेंगे। और ट्रस्ट में गाइस, थर्ड पर्सन की रिलेशनशिप में जरूरत पड़ जाए तो वो रिलेशनशिप बहुत जल्दी फेलियर की तरफ जाता है। तो आई होप कि डेंटिस्ट मैरिंग डेंटिस्ट में जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आप फॉलो करेंगे, और अपनी कंडीशन मैरिज की, कि कंडीशन मैरिज करनी क्यों है एक डेंटिस्ट के साथ, या करनी क्यों नहीं है डेंटिस्ट के साथ, वो प्रोफेशन बेस्ड नहीं या किसी भी कंडीशन बेस्ड नहीं, प्रायोरिटी बेस्ड रखेंगे। कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, कि मेरे लाइफ पार्टनर में ये होना चाहिए। आप इंसान से शादी कर रहे हैं, एक प्रोफेशन से नहीं। ये मत सोचिए कि मेरा सेम प्रोफेशन है तो मेरा सेम माइंडसेट चलेगा, हम डेंटिस्ट से डिस्कस करेंगे, हम एक साथ डेंटिस्ट डेंटल उसमें एक कपल बन जाएंगे। नहीं। डेंटिस्ट डेंटिस्ट शादी डेंटिस्ट से कर लेते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, एक दूसरे की थिंकिंग मिलती है, कहीं और कॉन्फ्रेंस में मिल सकते हैं, मिलने के आधार ज्यादा होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मैरिज चलेंगी। मैरिज वो चलेगी जिसमें दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे को कंप्लीटली मिल पाएंगे और समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत लंबा हो गया है बिलीव, बट इंटरेस्टिंग रहा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लर्न समथिंग। और ये मेरी छोटी मोटी एडवाइस जो अभी तक की मेरी लवली मैरिज में मुझे लगता है कि चल रही है, वो मैंने आपको दी है। और कुछ सीखता रहूंगा मैरिज में आप लोगों से, सबसे, तो जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, धन्यवाद।